हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे सीओपीडी क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, सीओपीडी के क्या सिम्टम रहेंगे, सीओपीडी का मैनेजमेंट, साथ ही इसका नर्सिंग केयर प्लान और हेल्थ एजुकेशन। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है। ये एक प्रकार के लंग्स डिसऑर्डर का ग्रुप है जो मेनली एयर फ्लो जो है उसको ब्लॉकेज कर देता है, मतलब उसमें रुकावट लाता है, जिसके कारण से ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है, मतलब ब्रीथिंग की डिफ़िकल्टी होती है। ये एक प्रकार की क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, मीन्स ये डिसीज़ निरंतर बढ़ती जाती है और ज़्यादा गंभीर होती है। इसमें मुख्य रूप से 4 बीमारियां या 4 डिसीज़ जो होती है वो इंक्लूड होती है। एक होती है अस्थमा, जिसमें ब्रोंकस में स्पाज्म हो जाता है। एक होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जिसमें ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। एक होती है एम्फाइसीमा, इसमें एल्विलाई जो होती है वो डैमेज हो जाती है। और एक होती है ब्रोंकेक्टेसिस, जिसमें एल्विलाई का परमानेंट डायलेटेशन हो जाता है। ये डिसीज़ मिलके मेनली सीओपीडी जो है वो बनाती है। कारण क्या रहेंगे? कारण इसके मुख्य रूप से देखा जाए तो इन 4 डिसीज़ के जो कारण हैं वही इसके कारण रहेंगे। सबसे पहला कारण इसका जो है वो है सिगरेट स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण से एयरवे जो है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होती है, जिसके कारण वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। एक तरह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। सेकंड, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है उसके कारण से डस्ट है, फ्यूम है, या केमिकल या इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है उसके कारण से भी एयरवे डैमेज होता है और वहाँ इन्फ्लामेशन हो सकता है। तीसरा कारण इसका कोई क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो भी एल्विलाई और म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है ब्रोंकस की, और उससे भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। एक होता है एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। एलर्जिक रिएक्शन के कारण से ब्रोंकोस्पाज्म होगा, अस्थमा की कंडीशन होगी, उसके कारण से भी सीओपीडी हो सकता है। एक ऑक्यूपेशनल डिसीज़, जैसे किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उससे निकलने वाला जो केमिकल है, जैसे ग्लास फाइबर है, उसका इन्हेलेशन हो जाए और वो भी लंग्स या एल्विलाई को डैमेज कर दे, ब्रोंकियल वाल को डैमेज करे, उससे भी हो सकता है ये। इसके अलावा एक अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है उसकी डिफिशियंसी के कारण से भी हो सकता है। ये जेनेटिकली प्रॉब्लम है और उसके कारण से एल्विलाई जो होती है उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है और वो डायलेट हो जाती है, उससे एम्फाइसीमा हो सकता है। एक म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, वो भी एयरवे के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और एयरवे को ब्लॉकेज कर देगा, उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो रहेंगे इसके, वो मेनली इन्फ्लामेशन हो रहा है एयरवे के अंदर और उसके कारण से क्रॉनिक कफ आएगा, प्रोग्रेसिव कफ होगा, परसिस्टेंट कफ होगा, मतलब लंबे समय तक उसको कफिंग होगी और बहुत ही ज़्यादा कफिंग होगी। कफ के साथ स्पुटम भी आएगा और यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो स्पुटम पुरुलेंट होगा, मतलब पस युक्त होगा। इसके अलावा उसको डिस्निया होगा, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो जाएगी एयरवे ब्लॉकेज के कारण से। एयरवे ब्लॉकेज हुआ, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी तो टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और ऑक्सीजन नहीं मिलने पर हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, जिससे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगी, मीन्स टेकिपनिया होगा उसको। टेकिपनिया के साथ एयरवे जो है वो ब्लॉकेज हो रहा है, जिसके कारण से एक साउंड सुनाई देगा विसल की तरह, विजिंग साउंड जिसको कहा जाता है, वो भी होगा। इसके अलावा टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण से म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन का कलर जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। इस कंडीशन को साइनोसिस कहा जाता है, तो साइनोसिस होगा उसको। इसके अलावा एल्विलाई डायलेट हो जाएगी, जैसा कि एम्फाइसीमा में होगा, तो उसके कारण से चेस्ट का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, वो बैरल शेप का चेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस होगा, मतलब चेस्ट के अंदर हैवीनेस, टाइटनेस फील होगी, साथ ही चेस्ट पेन होगा। ऑक्सीजन कम हो जाएगी हाइपोक्सिया के कारण से, उसको रेस्टलेसनेस होगा। इसके अलावा एल्विलाई डैमेज होगी तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, तो स्पुटम में ब्लड आ सकता है, जिसे हीमोप्टाइसिस कहा जाता है, ये भी हो सकती है प्रॉब्लम सिम्टम। इसके अलावा उसको ऑर्थोपनिया होगा, मतलब अपराइट पोजीशन में उसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी। तो ये मेन साइन सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देंगे। अब डायग्नोस कैसे करना, इसको पता कैसे लगाना सीओपीडी को, तो उसके लिए पहले तो पेशेंट जो है उसकी हेल्थ हिस्ट्री ली जाएगी, उसके जो प्रेजेंट कंप्लेंट जो भी आ रही है वो उसको पूछे जाएंगे। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसका चेस्ट जो है उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा,
साउंड सुने जाएंगे उसके लंग्स के। इसके अलावा ब्रीथिंग पैटर्न जो है उसको असेस करेंगे। तीसरी चीज़ चेस्ट एक्सरे जो है वो लिया जाएगा, जिसमें ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग जो है वो देखी जाएगी। सीओपीडी की कंडीशन में एल्वियाली डैमेज हो सकते हैं, ब्रोंकस जो है वो डायलेट हो सकता है, फ्लूइड फिल्टर कैविटीज दिख सकती है। ब्लड टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो ज़्यादा मिल सकता है यदि इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो। इसके अलावा लंग्स जो है उसके फंक्शन देखने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी किया जाएगा। पीएफटी के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ी हुई मिलेगी, साथ ही वॉल्यूम जो है वो बाहर नहीं निकलने के कारण से रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा SpO2 जो है वो चेक करने के लिए ABG जो है एनालिसिस किया जाएगा कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, गैस एक्सचेंज कितना हो रहा है। तो ये था डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसके द्वारा COPD को डायग्नोस किया जाएगा। फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट का जो एम रहेगा सिम्टम को रिलीव करना, जिसमें मेन जो दिए जाते हैं ब्रोंकोडाइलेटर दिए जाएंगे ब्रोंकोस को डायलेट करने के लिए, जिसमें एमिनोफाइलिन, थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन का उपयोग किया जाता है। सेकंड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, जैसे पिडनिसोलोन, डिक्लोमेथाजोन, बीटामिथाजोन इत्यादि। इसके अलावा बीटा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट दिए जाएंगे जो ब्रोंकोस को डायलेट करेंगे, जैसे साल्बुटामोल। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक दिए जाएंगे, ये भी एयरवे को डायलेट करते हैं स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके, जिसमें आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है वो दिया जाता है। म्यूकोलाइटिक एजेंट जो है वो म्यूकस को लूज करके बाहर निकालने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम आयोडाइड दिया जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शन जो है उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, जैसे एम्पिटिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि। ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट यदि कम आ रहा है, उसको डिस्निया हो रहा है, तो उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा नेबुलाइजेशन जो है वो दिया जाता है साल्बुटामोल जो है उसके साथ। तो ये था उसका मेडिकल मैनेजमेंट के बाद बात आती है नर्सिंग केयर की या नर्सिंग केयर प्लान की। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, उसके वाइटल साइन असेस करेंगे, उसका रेस्पिरेटरी पैटर्न और साथ ही रेस्पिरेशन रेट जो है उसको असेस करेंगे। एयरवे जो है उसको चेक करेंगे कि अंदर सिक्रेशन है या नहीं। इसके अलावा स्किन का कलर जो है उसको असेस करेंगे, साथ ही पेशेंट के एंजाइटी लेवल और न्यूट्रिशन लेवल जो है उसको भी हम असेस करेंगे। असेसमेंट जो है करेंगे, उसके आधार पर फिर पेशेंट के डायग्नोसिस बनाए जाएंगे और डायग्नोसिस जो है उसमें प्रायोरिटी के अनुसार हम उसको इंटरवेंशन देंगे। तो जो मेन डायग्नोसिस जो बनेंगे इसमें वो बनेगा, पहला तो पेशेंट का एयरवे जो है वो क्लियर नहीं मिल सकता है, म्यूकस हो सकता है, तो इसके लिए डायग्नोसिस बनेगा इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। गोल हमारा जो रहेगा इसमें वो रहेगा एयरवे को क्लियर करना। नर्सिंग इंटरवेंशन जो रहेंगे वो रहेंगे, एक तो एयरवे को असेस करेंगे, सिक्रेशन चेक करेंगे, साथ ही साथ जो भी स्पुटम जो आ रहा है उसका कलर और कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। सक्शन के द्वारा एयरवे को क्लियर करेंगे। पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि फ्लूइड इनटेक वो बढ़ाए ताकि म्यूकस लूज हो जाए। पेशेंट का रूम जो है उसको वेल वेंटिलेटेड और डस्ट फ्री रखेंगे। रूम के अंदर मॉइस्चर ऐड करेंगे ताकि एयर जो है वो ह्यूमिडिफायर हो और म्यूकस लूज हो। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज देने के लिए कहेंगे ताकि म्यूकस जो है उसका एक्सपल्शन हो, म्यूकस बाहर आ जाए। इसके अलावा म्यूकस को लूज करने के लिए स्टीम इनहेलेशन देंगे। म्यूकस जो है उसको बाहर निकालने के लिए पोस्चुरल ड्रेनेज प्रोवाइड कराएंगे। तो ये तो पहला डायग्नोसिस हो गया। सेकंड, उसका हम ब्रीथिंग पैटर्न देखेंगे। पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, इसके लिए डायग्नोसिस बनेगा इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न डिस्निया रिलेटेड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। गोल हमारा जो रहेगा ब्रीथिंग को इम्प्रूव करना। इसके लिए जो हमारे इंटरवेंशन रहेंगे, सबसे पहला काम ब्रीथिंग पैटर्न को असेस करेंगे, वाइटल साइन को हम मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे ताकि उसका रेस्पिरेशन में दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा यदि ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट कम है, तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे एज पर डॉक्टर के निर्देश के अनुसार। इसके अलावा ब्रोंकोडाइलेटर जो है एज पर ऑर्डर हम प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का कहेंगे। अगली चीज़ हमें देखना है पेशेंट जो है उसमें गैस एक्सचेंज प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
इसके लिए हम स्किन को वॉच करेंगे। यदि साइनोसिस है मतलब उसका गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं है। डायग्नोसिस जो बनेगा इसका वो बनेगा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन। गोल हमारा रहेगा गैस एक्सचेंज को इम्प्रूव करना, साइनोसिस को ठीक करना। इसके लिए जो इंटरवेंशन रहेंगे वो रहेंगे, सबसे पहला काम हम लंग्स साउंड जो है उसको हर 1 आवर चेक करेंगे, कोई साउंड तो नहीं आ रहा है, क्रैकर या विजिंग साउंड तो। सेकंड चीज़ हम स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करेंगे साइनोसिस के लिए, ब्लूइश कलर की तो नहीं हो रही है। साथ ही हम ABG एनालिसिस करेंगे, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे, जिससे हम SpO2 चेक करेंगे। यदि SpO2 जो है वो 80 या 85 से बिलो आ रहा है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे एज पर ऑर्डर। साथ ही पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। फिर अगली प्रॉब्लम जो पेशेंट को आ सकती है वो आ सकती है उसकी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है पेशेंट। इसके लिए जो डायग्नोसिस बनेगा एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिस्निया या फटीग। हमारा जो एम रहेगा, गोल वो रहेगा एक्टिविटी को इम्प्रूव करना। इसके लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड कराएंगे, पेशेंट जो है उसकी एक्टिविटी लेवल को हम असेस करेंगे, चेक करेंगे। यदि पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो बिल्कुल ही अवॉइड करवाएंगे। पेशेंट जो है उसकी ऐसी एक्टिविटी को अवॉइड करवाएंगे जो ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ाती है, जैसे वॉकिंग है या लिफ्टिंग है इत्यादि। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको डेली एक्टिविटी जो भी है उसमें हेल्प करेंगे। पेशेंट को हम एनकरेज करेंगे कि वो पर्स लिप मतलब पर्स लिप से ब्रीथिंग और डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग के लिए हम उसको एनकरेज करेंगे। अगली प्रॉब्लम पेशेंट जो है उसमें न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए जो डायग्नोसिस रहेगा अल्टर न्यूट्रिशन लेवल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग एंड एयर स्वेलिंग, एयर की स्वेलिंग के कारण, स्वेलोइंग के कारण। गोल हमारा रहेगा न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ वेट लॉस जो है उसको प्रिवेंट करना। तो इसके लिए जो हम इंटरवेंशन प्रोवाइड कराएंगे वो रहेंगे, पहला तो हम पेशेंट जो है उसकी न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, हाइट, वेट सब नोट कर लेंगे। सेकंड, पेशेंट को स्मॉल और फ्रिक्वेंट डाइट देंगे, मतलब छोटा छोटा बार बार देंगे। पेशेंट को ऐसे फूड अवॉइड करेंगे जो गैस प्रोड्यूस करे, जैसे बीन्स है, कैबेज है इत्यादि। पेशेंट को गुड ओरल हाइजीन प्रोवाइड कराएंगे। पेशेंट जो है उसको हम एनकरेज करेंगे कि जब भी वो मील ले उस दौरान वो पर्स लिप ब्रीथिंग करता रहे साथ में, ताकि ऑक्सीजन की डिमांड कम नहीं हो। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो पेशेंट जब भी भोजन ले रहा है, मील ले रहा है, उस दौरान हम नेजल कैन्युला से ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। साथ ही पेशेंट जो है उसका वेट को मॉनिटर करेंगे। अगली प्रॉब्लम, पेशेंट जो है उसको ब्रीथिंग में डिस्निया के कारण से स्लीपिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। उसका जो डायग्नोसिस बनेगा स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू डिस्निया कफिंग। इसके लिए जो इंटरवेंशन रहेंगे, पेशेंट को हमें डार्क, काल्म, क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है ताकि अच्छे से उसको नींद आ सके। पेशेंट जो है उसकी जो भी एक्टिविटी जो है उसका हम शेड्यूल बनाएंगे और उसको हम मेंटेन करेंगे। इसके अलावा पेशेंट को हमें रेस्ट प्रोवाइड कराना है। पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक जो है उसको प्रोवाइड करानी है ताकि उसको अच्छे से नींद आ सके। अगला जो हमारा डायग्नोसिस रहेगा वो रहेगा एंजाइटी से रिलेटेड। पेशेंट जो है उसके एंजाइटी रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी। हमारा गोल जो रहेगा इसमें पेशेंट जो है उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करना। इसके लिए हम पेशेंट जो है उसको एक तो फाउलर पोजीशन देंगे ताकि ब्रीथिंग पैटर्न में उसको ठीक हो, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी कम आए। जब भी पेशेंट को एक्यूट एपिसोड आएंगे ब्रीथिंग के, उस समय पेशेंट के हम पास में रहेंगे और साथ ही उसको शांत करेंगे। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो डोर और विंडोज़ जो है उसको ओपन रखेंगे। कोई भी अननेसेसरी पर्सन जो है या आर्टिकल जो भी चीज़ें हैं उसको हम रिमूव कर देंगे ताकि अच्छे से उसको एनवायरनमेंट मिल सके, एयर मिल सके। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको हम डिसीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, दवाई के बारे में एक्सप्लेन करेंगे ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। साथ ही पेशेंट के कोई भी क्वेश्चन जो भी है उसको हमें ध्यानपूर्वक सुन के उसके जवाब देने हैं। फिर आएगा हेल्थ एजुकेशन कि ऐसे पेशेंट की हेल्थ एजुकेशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले एडवाइस देनी है उसको कि वो एलर्जन से बचे। इसके अलावा यदि स्मोकिंग कर रहा है तो उसको अवॉइड करने के लिए कहना है, बंद कर दे स्मोकिंग। पेशेंट को हमें इनकरेज करना है कि वो विटामिन और प्रोटीन रिच डाइट ले। साथ ही पेशेंट को कहना है कि वो फूड इंटेक जो है उसको बढ़ाए। जो भी स्पुटम आ रहा है उसको हमें सेफली डिस्पोजल करना है ताकि इन्फेक्शन फैले नहीं। पेशेंट को
पर्सनल हाइजीन, साथ ही ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन करने के लिए एनकरेज करना है। पेशेंट को एडवाइस देनी है कि वो फेस मास्क पहने और प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें। साथ ही पेशेंट जो है उसको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में समझाना है ताकि उसको दिक्कत नहीं आए, डिस्निया नहीं हो। थैंक यू।